Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UPPSC AE क्वेश्चन पेपर 2007 इन डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन ऑफ अ होमोजीनियस मटेरियल इज नोन एज। ऑप्शंस आर यील्ड रेशियो, हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो एंड प्लास्टिक रेशियो। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज पॉइजन रेशियो। देखो आपको बता देता हूँ, अभी इसका आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिटेल में। मैंने कुछ डेफिनेशंस उनके सॉल्यूशन भी लिख कर दिखाए आप लोगों को, वो भी देख सकते हैं। पहली बात तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एक्सियल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो जो लेंथ के अलोंग आपकी जो स्ट्रेन होती है, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, जो लेंथ के अलोंग जो आपकी स्ट्रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जिस फोर्स के अलोंग, जैसे सपोज दिस वन इज फोर्स दैट इज कॉल्ड एक्सियल फोर्स, उसके अलोंग अगर कोई स्ट्रेस निकाली जाती है उसको भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या एक्सियल स्ट्रेन बोला जाता है। बोथ आर द सेम, सो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। राइट, आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसकी फर्स्ट डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। इट इज़ नोटेड बाई म्यू। म्यू हमारे पास क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो देखो इंजीनियरिंग वैल्यू जो होती है म्यू की वेरीज करती हैं 0 to 0.5। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, जो लिमिटिंग वैल्यू होती है पॉइजन रेशियो की दैट्स वेरी फ्रॉम -1 to 0.5। ये भी आपको पता होना चाहिए, -1 to 0.5 दैट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। क्वेश्चन पूछा गया है इस पर SSC में एक बार। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फ्रॉम द एक्सिस। ऑप्शंस आर A upon I, सेकेंड वन इज I upon A, थर्ड वन इज स्क्वायर रूट ऑफ I upon A, फोर्थ वन इज स्क्वायर रूट ऑफ A upon I। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ I upon A। चलो इसका भी आंसर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। सो दैट मीन्स इफ़ आई टॉक अबाउट स्लेंडरनेस रेशियो, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन किससे बिलोंग करता है, स्लेंडरनेस रेशियो से बिलोंग करता है। सो स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। L इफेक्टिव जो कि आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है उस पर्टिकुलर मेंबर की, एंड R मिनिमम इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन A। आई देखो अगर आर मिनिमम निकालेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आई भी आपका मिनिमम होगा। सो आई शुड बी मिनिमम व्हेन वी टू कैलकुलेट द आर मिनिमम। सो आई आपका क्या होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी फॉर दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन द पोस्ट टेंशनिंग, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है। इन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फोर्स following system is used. Freycinet system, options are Freycinet system, second one is PSC monowire system, third one is Gifford-Udall CCL system and fourth one is Lee-McCall system। चलो इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं, फिर आप इसका आंसर बता सकते हो। देखो ये हमारे पास जो सिस्टम होते हैं, 3-4 ये जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखो फ्रेसिनेट जो टर्म है दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द फ्रांस से जनरेटेड हुआ था। इसकी जो रेंज होती है फोर्स की किसके लिए यूज़ करते हैं, मीडियम के लिए और लार्ज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब देखो किस टाइप का ये एंकरेज होता है, इसमें कॉनिकल सिरेटेड कॉन्क्रीट वेज, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, कॉनिकल सिरेटेड कॉन्क्रीट वेज होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट Gifford-Udall CCL, ये भी आप दिस कम फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। इसकी जो रेंज ऑफ फोर्स होती है स्मॉल एंड मीडियम होती है, एंड इसका जो टाइप ऑफ इंक्रीज होता है स्प्लिट कॉनिकल वेज बस टू ईच वायर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट देखो आपका क्या है, ली मैककॉल, ये भी कहाँ से है, ग्रेट ब्रिटेन से है। इसकी जो रेंज ऑफ फोर्स होती है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, एंड इसके लिए आपका जो टाइप ऑफ एनकरेज होता है हाई स्ट्रेंथ नट बोल्ट की नीड होती है। सो दैट मीन्स फॉर आवर क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। क्या पूछा था उसने क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इज इन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फोर्स फॉलोइंग सिस्टम इज यूज। कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें तीनों ही आपके इंक्लूड हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज Lee-McCall system।
right? Now come to the next question. Next question is, principal plane are subjected to normal stress only, tangential stress only, both normal and tangential stress, none of the above. Obviously correct answer is normal stress only. देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे द आंसर ऑफ दिस, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है लाइक इससे यहाँ पर कोई सीयर स्ट्रेस नहीं होती है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस का इफेक्ट ही वहाँ पर होता है. सीयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0. सिग्मा 1 सिग्मा 3 आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. यहाँ पर जो सिग्मा स्ट्रेस सॉरी जो सीयर स्ट्रेस होती है टाउ ऐसे करके जो होती है, दिस इज 0 ओवर हेयर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन. राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय अ सडनली अप्लाइड लोड and a gradually applied load on a bar is. Options are 0.25, 0.50, 1 and 2. देखो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है कि when suddenly load is applied to what condition is occur and when gradually load applied to what condition is occur. देखो नॉर्मली gradually applied load के लिए वैल्यू क्या होती है, P by A होती है, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सडनली अप्लाइड लोड 2P अपॉन A होता है. सो ये थोड़ा सा चेंजेस होता है, मैंने आपको लिख कर भी दिखाया है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर. That means if I talk about stress due to suddenly applied load, that is equals to sigma is equals to 2F upon A. और जो स्ट्रेस आपकी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से जनरेट होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू F upon A. So correct answer is equals to 2F upon A, F upon A, that is 2. So option D is the correct for this particular question. Right? Option D is correct. Now come to the next question. Right, point of contraflexure is the point where, देखो ये तो सबको पता होता है, point of contraflexure कौन सा पॉइंट होता है. देखो पहले पैटर्न कुछ और आता था, लाइक बिल्कुल ES की तरह होता था, प्री मीन्स एंड इंटरव्यू, बट आपकी बार इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है. आपके रिटन जो 2 एग्ज़ाम होंगे, एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे, एंड देन फिर आपका इंटरव्यू होगा डायरेक्टली. तो मे बी शायद आपकी बार लेवल थोड़ा सा टफ हो. आप ES की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ES प्रैक्टिस मस्ट आपको करनी चाहिए. एंड अगर आपको लग रहा है कि आप ES की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं ES की प्रैक्टिस भी उसके लिए भी वर्क करूँगा. देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ES की प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहेंगे तो वो भी बेटर रहेगा. बाकी इस चैनल पर मैंने गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन भी कुछ ऐड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं. राइट, सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज व्हाट वेयर. देखो जहाँ पर बैंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वो यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है. ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. अब देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज दैट पॉइंट वेयर बैंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स V ऑन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ A is at the neutral axis at its value. Right? Options are V upon A, second one is V upon 2A, third one is 3V upon 2A, fourth one is 2 upon 3V upon A. सो दैट मीन्स अगर देखो बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए 2-3 जितने भी फिगर्स होते हैं मैंने सबके वैसे बताए हैं यहाँ पर. टाउ मैक्स जो होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 3/2 इंटू टाउ एट द न्यूट्रल एक्सिस. टाउ एट द न्यूट्रल एक्सिस या एवरेज हम इसको बोल सकते हैं, दोनों के केस में एक इक्वल ही होगा ये, बट ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है. देखो टाउ मैक्स 3/2, टाउ एवरेज, टाउ न्यूट्रल एक्सिस, इन केस ऑफ रेक्टेंगल वो सेम होता है, बट ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है. चलो मैं आपको इसको कुछ डिटेल दिखा देता हूँ. आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन. एक्चुअली ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है मिस हो गए, स्किप हो गए हैं. इनको मैं लास्ट में आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में इनको दिखा दूंगा, दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन. क्वेश्चन क्या थे वो मैं आपको बता दूंगा. वैसे जो क्वेश्चन 7 था वो पूछा गया था इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ. इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, BF इज इक्वल्स टू BW + 6DF + L0/6. सारी ही चीज़ गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, वी गोट द आंसर 1500. अब देखो ये टर्म्स जो आप यहाँ पे अभी डिस्कस हो रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है शुड बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू एवरेज शियर स्ट्रेस. सर्कुलर केस में क्या होता है, 4/3 एवरेज शियर स्ट्रेस. रेक्टेंगुलर केस में क्या होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज होता है.
एंड देखो ट्राइंगल के केस में भी, देखो ट्राइंगल में दो केस होते हैं, एक तो आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूछा जाता है और एक आपका टाउ एवरेज होता है। सो टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 3/2 टाउ एवरेज, ये तो सेम होता है। बट अगर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू अबाउट न्यूट्रल एक्सिस 4/3 होता है। टू बी वेरी केयरफुल इन केस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में थोड़ा सा चेंजेस है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now come to the next question. Next question is ratio of moment of inertia of a triangular section about its base divided by the axis parallel to its base through the center of gravity. ऑप्शंस हैं 1, 1.5, 2.53। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। दैट मीन्स देखो दो चीज़, जो क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से रीड करा होगा तो उसने क्या बोला है, आई अबाउट, देखो बेस हमारे पास, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर ए बी, एंड आई एक्स यू कैन से सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू बी एच क्यूब अपॉन 36। बट आई ए बी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लोगों ने लर्न किया होगा तो बी एच क्यूब अपॉन 12 होता है। बट अगर लर्न नहीं है तो डोंट वरी, इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आई ए बी इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, आई एक्स एस दैट मीन्स सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कितना है, बी एच क्यूब अपॉन 36 प्लस एरिया कितना होगा इसका, हाफ इंटू बी एच प्लस एच, दैट मीन्स ये जो गैप होगा बिटवीन टू एक्सिस वो कितना होगा, h/3 होगा, h/3 का स्क्वायर। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस कंप्लीट इक्वेशन यू गोट बी एच क्यूब अपॉन 12। तो हमसे क्या पूछा, आई ए बी, नॉट आई एक्स एस अपॉन आई बी, आई ए बी दैट मीन्स अबाउट द बेस अपॉन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो बी एच क्यूब अपॉन 12 अपॉन बी एच क्यूब अपॉन 36, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वी गोट द 3 आंसर। सो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट एम एट द फ्री एंड, इफ ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द सेक्शन तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड। देखो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, मैंने सबको डिटेल में मेंशन भी किया है, एक एक करके हम सब देख लेते हैं। सो ऑप्शंस आर एम एल अपॉन ई आई, एम एल स्क्वायर अपॉन ई आई, एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI एंड एम एल अपॉन 2EI। सो अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस करेक्ट आंसर इज डी, एम एल स्क्वायर अपॉन TI 2EI। अब देखो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था वहाँ पर मैंने सारी डिटेल बताई है, इसके लिए डायरेक्टली मैंने मेंशन कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। देखो दिस वन इज द कैंटिलीवर बीम और फ्री एंड पर आपका मोमेंट लगा हुआ, अगर ऐसी कंडीशन होती है सो जो आपका डिफ्लेक्शन होता है फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर अपॉन TI। यहाँ पर जो स्लोप होगा विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन EI। देखो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, थीटा और डेल्टा में दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो थीटा की जगह डेल्टा लिखे आते हैं और डेल्टा की जगह थीटा लिखे आते हैं। सो टू बी वेरी केयरफुल, एक्चुअली डेल्टा इज इक्वल्स टू जो डिफ्लेक्शन होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. The maximum bending moment for a simply supported beam of a span L and uniformly distributed load W per unit length. देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, उसने क्या बोला है, मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट, कैसा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैंने वैसे क्वेश्चन किया हुआ है, आपको अकॉर्डिंग टू द साथ के साथ कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन L, ये कैसा है, यूनिफॉर्मली सब्जेक्टेड लोड है। तो इसके लिए देखो सिंपल फॉर्मूला सबको पता होगा WL स्क्वायर अपॉन 8, बट जिसको याद नहीं है उसको मैं कैलकुलेट करके मैंने दिखाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द सॉल्यूशन इज दिस। देखो इसका जो सॉल्यूशन है, ओके 10th, ओके 12th का सॉल्यूशन यहाँ पर शायद उन्होंने नहीं लगाया है। तो देखो मैं बता देता हूँ, यहीं पर ही आप देख सकते हो, यहाँ पर दिस वन इज द सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द UDL हमारे पास कितना है, W पर मीटर लेंथ। सो दिस इज द स्पैन लेंथ कितनी है, L है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल फिगर है, तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी, WL/2। तो जब मोमेंट निकालेंगे तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पर होगा, सेंटर पर होगा। तो जब सेंटर पर मोमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस वन इज द सेंटर पॉइंट। सो RA दैट मीन्स WL डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई L/2 माइनस और कितना हो जाएगा, W इंटू L/2 इंटू L/4, ये हो जाएगा। देखो UDL की वजह से जो मोमेंट होगा W इंटू L/2 होगा इंटू हाफ उसका भी हाफ हो जाएगा, L/4 हो जाएगा। सो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू गोट WL स्क्वायर अपॉन 4 माइनस
WL² माइनस WL²/8। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो 2 - 1 1, तो WL²/8 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऐसे इसका आप सोल्यूशन दे सकते हो, मैंने सोल्यूशन दिया था, मे भी शायद वो मैं PDF लगाने यहाँ पर भूल गया हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड W एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI। ऑप्शंस आर WL3/2EI, WL3/3EI एंड WL3/4EI एंड नन ऑफ द अबव। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछा है, अगर उसने डिफ्लेक्शन पूछा है, बट अब की बार किसके लिए पूछा है। सपोज दिस वन इज़ योर कैंटिलीवर में, और देखो ये फ्री एंड होता है और ये हमारा फिक्स एंड होता है, कैंटिलीवर ऐसा ही होता है। तो अगर फ्री एंड पर लोड आपका लगा हुआ है दैट इज़ W, तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, बीम में कुछ डिफ्लेक्शन होगा, स्लोप भी होगा। तो जो डिफ्लेक्शन होगा, दिस वन इज़ द डिफ्लेक्शन डेल्टा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ इक्वल्स टू WL3/3EI। WL3/3EI होती है। अगर कभी कभी स्लोप पूछ लेता है तो स्लोप वैल्यू इज इक्वल टू होती है WL²/2EI। देखो जहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन पूछा हुआ मैंने स्लोप बताया है, जहाँ पर स्लोप पूछा हुआ है मैं डिफ्लेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर लो। देखो जो भी टर्म्स आप देख रहे हो, देखो ये एक अच्छा तरीका होता है रिवीजन का। आप पूरे स्ट्रक्चर को आप पढ़ने बैठोगे तो ऐसा तो नहीं पूरे स्ट्रक्चर एक साथ ही कंप्लीट कर पाओगे। तो दिस इज़ द गुड वे टू कंप्लीट योर सिलेबस क्विकली एंड फास्ट। Okay, so that means the correct option, that is B. B is the correct answer for this question. Now come to the next question. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर P is equals to pi square EI/L square is the equation of Euler's crippling load of for a column. It's अब देखो किसके लिए होगी ये वैल्यू, किसके लिए इन्होंने दिखाई है। बोथ एंड्स आर फिक्स, बोथ एंड आर हिंज्ड, वन फिक्स वन फ्री एंड नन ऑफ द अबव। देखो इसके लिए मैंने एक आपको डायग्राम बताया है, सारी चीज़ बताई है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए देखो क्रिपलिंग लोड का जो फॉर्मूला होता है इज़ व्हाट, P इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिव स्क्वायर। अगर देखो दोनों एंड हिंज्ड होते हैं, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, तो L इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो L के इक्वल ही हो जाती है जो गिवन होती है। अगर दोनों फिक्स हैं तो L इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाती है, हाफ ऑफ द लेंथ इसके इक्वल हो जाती है। अगर एक एंड फ्री है और एक फिक्स है तो उसके लिए L इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाती है, 2L के इक्वल हो जाती है। अगर एक एंड आपका फिक्स है और एक एंड आपका हिंज है तो L इफेक्टिव इज इक्वल्स टू L/√2। देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है मोस्टली स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, ये आपको पता होना चाहिए। तो P इज इक्वल्स टू pi²/EI/L इफेक्टिव स्क्वायर। तो इसमें L इफेक्टिव को अगर हम L पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, pi² EI/L स्क्वायर। तो दैट मीन्स कौन सा केस है ये, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या है, दोनों ही एंड आपके हिंज हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन इज दिस, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, तभी आपका ये फॉर्मूला जनरेट होगा, यूलर्स फॉर्मूला जो है। सेकंड देखो, सेकंड केस भी आप देख लीजिए साथ के साथ, द कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग वन एंड फिक्स अदर फ्री, इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी। ऑब्वियसली एक एंड क्या है, फ्री है, और एक एंड क्या है, फिक्स है। ये आपका क्या हो गया, इस टाइप का मेंबर हो गया, तो लाइक अ पिलर। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो मेंबर होगा यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर आपका क्या है, फ्री है। तो इस केस में लेंथ इसकी कितनी, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2L। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 3 हिंज आर्च इज हिंज्ड एट सपोर्ट। देखो ऑब्वियसली 3 हिंज आर्च कौन सा होता है, ये होता है। सपोर्ट पर तो हिंज होता ही है, और कहाँ पर हिंज होता है, ये क्राउन पर भी हिंज होता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने बताया यहाँ पर जो आपका 3 हिंज आर्क होता है, उधर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, 3 हिंज आर्च आपका डिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उस पर क्राउन पर भी मोमेंट 0 होता है। सो व्हेन यू सिंप्लीफाइंग दिस, या फिर आप ds की वैल्यू निकालते हो तो वी गोट ds इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ 3 हिंज आर्च। बट इफ़ आई टॉक अबाउट 2 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च आपका डिटर्मिनेट नहीं होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। कितनी डिग्री होती है उसकी, 1 डिग्री होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ 2 हिंज आर्च। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स बीम कैरिंग अ सेंट्रल लोड W इक्वल्स टू।
देखो ये आपको फॉर्मूलाज जितने भी हैं सारे प्लीज़ पता होने चाहिए। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में लिखकर कि सर आई नीड ऑल दीज फॉर्मूलाज ऑफ डिफ्लेक्शन इससे रिलेटेड जितने भी हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं, CKC स्टडी पॉइंट, या उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। Right, so maximum deflection of a fixed beam carrying a center load W is equals to, options are WL cube upon 48 EI, WL cube upon 96 EI, and WL cube upon 192 EI, and 5 upon 384 WL cube upon EI। तो आपने सारे फॉर्मूले सुने होंगे। अगर आपने आपको लर्न है, नहीं पता है, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी टिक करके देखो। तुक्का ऑलवेज 100% ट्रू नहीं होता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है 1/4। एक ऑप्शंस होता है ऑब्वियसली करेक्ट है, तो आपका हो सकता है वो करेक्ट हो जाए। अगर आप लकी हैं, अगर लकी नहीं है तो हो सकता है इनकरेक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ उसका सोल्यूशन। देखो दिस वन इज़ द फिक्स बीम, और यहाँ पर क्या है, सेंटर लोड W इज सब्जेक्टेड। अब देखो उसकी वजह से जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है WL क्यूब अपॉन 192 EI। बट याद करने का एक तरीका मैंने बताया यहाँ पर। अगर आप देखो, ये तो पता ही होगा, जब आपका फ्री बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, इस केस में जब आपका पॉइंट लोड होता है एट द सेंटर, तो इससे जहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आता है दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, वो कितना आता है, WL क्यूब अपॉन 48 EI। WL क्यूब अपॉन 48 EI आता है। तो उसका अगर 1/4 कर दोगे, कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ फिक्स बीम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द सेंटर लोड। सो दैट मीन्स 1/4 अपॉन WL क्यूब अपॉन 48 EI। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ये पूछा नहीं गया था, फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ द फिक्स बीम सब्जेक्टेड टू UDL W पर मीटर लेंथ। अब इसके लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा, देखो इसके लिए जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा इज इक्वल्स टू, याद करने का वही तरीका है, 1/5 कर दो लास्ट वाले का जो आपका सिंपली सपोर्टेड में था, वो कितना था 5/384 WL4 अपॉन EI। ये थोड़ा सा आपको लोगों में भी शायद टिपिकलिटी अवकर होती होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट देखो रिवाइज तो करना पड़ेगा। रिवाइज करोगे तभी आपको इसका आंसर पता चलेगा। तो करेक्ट आंसर फॉर 17 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू C, WL क्यूब अपॉन 192 EI। Now come to the next question. The maximum deflection in a cantilever beam when UDL W per unit length over the entire। देखो डिफ्लेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं नॉर्मल एग्जाम में भी। देखो इस टेक्चर में आपके दो ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, या तो आपका डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी, या फिर आपका डिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो मे बी शायद जो ये वाला आज वाला पार्ट हमने आज अराउंड 24 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, तो 24 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉम से और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट में भी शायद जियोटेक आपका होगा। तो देखो सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे, तो आपको एक आइडिया लगने वाला है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राइट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कैंटिलीवर बीम है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू UDL से सब्जेक्टेड है, W पर मीटर लेंथ, स्पेन कितनी है, L है। देखो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू WL4 अपॉन 80I, WL4 अपॉन 80I होता है। एंड यहाँ पर हम थीटा की बात करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, WL क्यूब अपॉन 6EI। अब देखो ये तो आपका डिफ्लेक्शन होता है, ये तो डिफ्लेक्शन हो गया, और थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से इसका हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दैट, उसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप, उसको थीटा बोला जाता है। विच वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, WL क्यूब अपॉन 6EI। दैट इज द करेक्ट आंसर। So that means for this the correct option is B. Next question. The moment at the ends of the fixed beam of length L of carrying a UDL of W at the entire length। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये है दिस इज़ द फिक्स बीम राइट, एंड लेंथ कितनी है, L इज़ द लेंथ, एंड कैरिंग अ UDL कैरी किया हुआ है W पर यूनिट लेंथ। अब उससे पूछा है फिक्स एंड मोमेंट। देखो फिक्स मोमेंट जो होते हैं इसकी वजह से डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, WL स्क्वायर अपॉन 12। अगर सपोज बाई दी वे आपका फिक्स बीम की जगह पॉइंट लोड हो तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पूरा सॉल्यूशन भी दिखाया है इसके लिए। देखो यहाँ पर 17 का ये वाला सॉल्यूशन गलत है,
राइट। कभी आप इस पर बेस्ड हो, सॉल्यूशन जो पहले बताया है वो वाला करेक्ट है 17 का, इससे पहले वाली स्लाइड में जो है। तो देखो 19 का जो मैं आपको बता रहा था जो फिक्स एंड मोमेंट वैल्यू। ओके, सो नाउ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज सी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड W एट द सेंटर। देखो इसके लिए मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो क्या है, आपकी बार किसकी बात कर रहा है? पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड दैट इज W सेंटर पर। एंड इसके लिए मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो डिफ्लेक्शन वैल्यू इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू WL³/48EI एंड थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? WL²/16EI। सो समटाइम्स होता क्या है कि आपका हो सकता है इसकी जगह इन प्लेस ऑफ सिंपल पॉइंट लोड आपका UDL पूछे, तो UDL केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? UDL केस में डेल्टा इज इक्वल्स टू 5/384 WL4/EI एंड थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा WL³/24EI। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन आपका डिज़ाइन हो सकता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको इसकी पूरी लिस्ट चाहिए तो मुझे बता देना, पूरी लिस्ट मैं आप लोग के लिए मेंशन कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ऐड हो सकते हो, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर। उसका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू WL³/48EI। नेक्स्ट जब क्या पूछा? मैक्सिमम स्लोप ऑफ UDL ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। मैक्सिमम स्लोप किसके बारे में पूछ रहा है ये? फॉर दिस केस, दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू UDL, तो कितना हो जाएगा? WL³/24EI। सो करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू व्हाट? WL³/24EI इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A beam is said to have been subjected to pure bending when। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कब बीम को हम प्योर बेंडिंग कहेंगे? शियर फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम, थ्रू आउट द स्पैन। लोड इज अप्लाइड UDL थ्रू आउट द स्पैन। लोड इज अप्लाइड एट द मिड स्पैन ओनली। एंड डी नन ऑफ द अबव। देखो शियर फोर्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो कि शियर फोर्स इस वाली कंडीशन में भी होगा, इस वाली कंडीशन में भी होगा, इस वाली कंडीशन में भी होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। सो अगर इसके हम आंसर की बात करते हैं, देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस, अ बीम इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज 0। बेंडिंग मोमेंट कैसा होना चाहिए? देखो ये यहाँ पर जो 20 का सोल्यूशन अगर आप ये देखोगे वो गलत है। जो स्टार्टिंग में दिखाया इससे पहले वाली सीरीज वो अच्छा आपका करेक्ट आंसर है। देखो बीम को हम कब कहेंगे प्योर बेंडिंग है? जब आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी एंड इन दैट केस शियर फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तब आपका जो बीम होगा इज सब्जेक्टेड टू प्योरली बेंडिंग से सब्जेक्टेड होगा। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस, नन ऑफ द अबव। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो इज 0.2। देखो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है, E का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 2G 1 + म्यू। तो हमें किसका रेशियो निकालना है? E/G का रेशियो निकालना। म्यू इज इक्वल्स टू कितना है? दैट इज इक्वल्स टू 0.2। तो वैन भी यू पुट 0.2 म्यू वैल्यू, तो E/G का फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है, करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 12/5। तो कभी कभी आपका इस वाले रिलेशन पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, E इज इक्वल्स टू 3K 1 - 2 म्यू। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So for this question 23 answer is A. A option is absolutely correct. Now come to the next and last question. A bar of length L, cross section area A, subjected to gradually applied load W. The strain energy is stored in the bar WL/2AE, WL/AE, W²L/AE, W²L/2AE. So that means अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो ये मेरे पास कोई बार है जिसके एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है एंड वेट कितना है? W है। तो कोई स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? हाफ इंटू वेट इंटू डेल्टा, P इंटू डेल्टा। यहाँ पर P क्या है? W है। डेल्टा की वैल्यू जब पुट करते हैं फॉर दिस केस WL/AE होता है। सो वी गोट दिस फॉर्मूला W²L/2AE। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर फॉर दिस दैट इज इक्वल्स टू W²L/2AE। सो गाइज थैंक यू सो मच to see this particular video. Please subscribe this channel and share this video max to max people. So thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।